वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। जय गौ माँ, जय आयुर्वेद। साथियों, आज सुबह मन था आपसे बात करने का आप लोगों से, और मन का जो विषय था जो बच्चों का, कि हमारे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि पूरा जो आप ये कर्म जो देख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय जो साजिशों का जो आप ये सारा प्रकल्प देख रहे हो, इसमें कल मैं एक पोस्ट देख रहा था। एक मेरे मित्र ने पोस्ट लिखी थी, हरियाणा का ही था वो। उसका लड़का है, उसका बच्चा अपने बाप को कहता है कि पिताजी क्यों ना हम एक टायर पंचर की दुकान ही कर लें, क्योंकि स्कूल तो अब जा नहीं रहे हैं, स्कूल में तो अब जाना बंद हो गया। हालांकि देखो, मैं किसी व्यवसाय को बुरा नहीं मानता, टायर पंचर का भी अपना विषय है, व्यवसाय है, वो कोई भी कर सकता है, वो बुरा नहीं है। लेकिन बुरा क्या लगा मुझे, वो लड़का था जो वो किसान का बेटा था, और किसान का बेटा मतलब एक किसानी ना करके, मतलब एक कोई भी दुकान करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन किसानी नहीं करेगा। साथियों, हम भी जब छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर वाले यही कहते थे, बेटा खेती मत करना, कुछ भी कर लेना, लेकिन खेती कभी जीवन में मत करना। साथियों, एक समय था, एक दौर था, हमारे बुजुर्ग, हमने भी सुना है, ये कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आज भी कहावत हरियाणा भर में या देश भर में प्रसिद्ध है। उत्तम खेती का मतलब व्यवसाय में अगर जो गिनती होती थी, खेती का नंबर पहला नंबर आता था, खेती का। मध्यम व्यापार, व्यापार जो होता था, व्यापार का नंबर दूसरा होता था। और नीच नौकरी, नौकरी का जो नंबर आता था वो तीसरे नंबर पे आता था। साथियों, अब क्या हो गया, अब खेती को नीच घोषित कर दिया गया, नीच बनाया गया। कौन लोग इसके पीछे थे, क्या साजिशें रही होंगी, किस तरह खेती को बिल्कुल नीचे दर्जे का काम बनाया गया, मुझे लगता नहीं ज़्यादा जाने की जरूरत है। फिर भी मैं आपको बता दूं, किसानों के साथ किस तरह धोखा हुआ, किस तरह खेती के नाम पे धोखा हुआ। बल्कि मैं पीछे एक बार मेरे मित्र के साथ बैठा था तो हमारी चर्चा चली थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ, किस तरह खेती को बर्बाद किया गया। साथियों, जब गेहूं की खेती होती है तो मैंने भी करके देखा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं। मैंने करके देखा, जो पहला गेहूं का जो पानी होता है, अगर आप उसको 40-50 दिन में लगाओगे तो लगभग जो खरपतवार होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। लेकिन साथियों, पहले ऐसा ही होता था। लेकिन क्या हुआ बीच में, जब ये रेडियो का जमाना आया, दूरदर्शन का जमाना आया, दूरदर्शन पे जो वैज्ञानिक, तथाकथित वैज्ञानिक बिठाए गए खेती के नाम पे, उन्होंने क्या किया, जानबूझ के 20-20 दिन में पानी लगवाए गए किसानों को बोल के गेहूं में खरपतवार को बढ़ावा दिया गया। और खरपतवार के नाम पे जो दवाइयां बेचने व्यापार था, जो उसको दुनिया भर का बढ़ावा दिया गया। साथियों, आज हमें उन बातों का पता लगा कि जो दूरदर्शन पे, जो रेडियो पे, जो तथाकथित वैज्ञानिक बैठते थे, उनके घरों पे पैकेज जाते थे बहुत बड़े बड़े दवाइयां बेचने वाली कंपनियों के, और भोला किसान उस चक्कर में फंस के अपनी खेती को बर्बाद करके बैठ गया। साथियों, अभी जो बच्चों का मैं जो जिक्र करना चाहता हूं आज, कि बच्चों का क्या होगा भविष्य में। देखो साथियों, एक बात, आप, मुझे जो लगता है, मेरे विचार निजी विचार भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखना, ये जो बीमारी, जो तथाकथित बीमारी आई है, ये जाएगी नहीं। क्योंकि एक चीज जब ही जाती है जब वो आती है, एक चीज को जाने के लिए उसका आना जरूरी है। तो साथियों, अभी जो 2 महीने, अभी जो चल रहा है मामला, इसके ठीक 2 महीने बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लग जाना है। वो 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहेगा, फिर धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे, 3 महीने खोलने लग जाएंगे, फिर जैसे ही 3 महीने सर्दी जाएंगी, उसके बाद फिर वही वसंत ऋतु आएगी, फिर दोबारा से वही बुखार आएगा, फिर लॉकडाउन दोबारा लग जाएगा। तो साथियों, इस पूरे प्रकल्प में बच्चे, मेरे पास बहुत बच्चों के माता पिता के फोन आ रहे हैं जी, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे लड़ने लग गए हैं, बच्चे आंखों के मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए, क्योंकि जो काम है स्कूल का वो मोबाइल पे दे रहे हैं। हालांकि हमने आज तक अभी बच्चों को मोबाइल पे काम नहीं करने दिया। तो साथियों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि बीमारी का आना जरूरी है। साथियों, छोटे छोटे विचार जो मन में है, ये हमेशा जो मन में विचार आते हैं, मान लीजिए मैं जो बार बार बात करता हूँ, अभी जो सर्द ऋतु आने वाली है, और सर्द ऋतु पे मैं जल्दी में इसके पूरी आपको बात बताऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कई बार, ये जो डेंगू है, जो मलेरिया है, ये जो अभी नाम जो दिए गए बुखारों के, मुझे एक बात कई बार समझ नहीं आई, ये जो मलेरिया, ये डेंगू जो आता है, इसको कहा जाए कि बुखार जो है, डेंगू है, ये मच्छर से आता है। डेंगू का कोई मच्छर होता है जिससे डेंगू बुखार आता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती,
ये जो बहुत सारे लोग हैं जो एसीओ में रहते हैं, मकान फुली एसी हैं, मकान से निकलना होता है तो बहुत मर्सिडीज कार में बैठ के निकलते हैं अंदर से ही, ऑफिस में जाते हैं वहाँ भी मतलब उन्होंने कभी जीवन में शायद 2 4 5 साल कभी उसने उस टाइम मच्छर ने काटा ही ना हो उसको भी डेंगू हो जाता है। और हम जैसे जो लोग किसान हैं रोज मच्छर काटते हैं 10 10 साल से कभी डेंगू नहीं होता। तो ये कौन सा ये डेंगू का मच्छर कभी किसी ने पकड़ा किसी ने, या कभी कहीं किसी को ये डेंगू वाला मच्छर ये होता है, ये बताते हैं इतनी हाइट पे उड़ता है, थोड़ी हाइट पे उड़ता है, किसी ने वो दूरदर्शी लगा के देखा। ये सारा जो खेल होता है कि ये डेंगू है या मलेरिया है ये मच्छर से होता है। अगर ये मच्छर से होता है तो ये फिर बाकी जीवों क्यों नहीं होता, या फिर जिसको मच्छर लड़ता ही नहीं तो उसको कैसे हो जाता है। तो ये छोटे छोटे विचार है ये बड़े मन में आते हैं, ये कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बनाए जा रहे हैं बहुत लंबे समय से। क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने सारा जो हमारा जो सारी चीज़ें थी हमने डॉक्टरों पे और इन पे छोड़ दी कि जी यही करेंगे, ये जो कह देंगे वो सत्य है। तो साथियों मुझे लगता है अब इन पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये ना हो क्योंकि ये शरद ऋतु का बुखार है, आप इनके नाम दे रहे हो, अलग अलग नाम जानबूझ के दे रहे हो ताकि ध्यान जो रहे वो मच्छर पे रहे और आपकी जो दिनचर्या है आयुर्वेद की दिनचर्या है उस पर कोई जा ही ना पाए, ताकि जो बीमारियां हैं वो कहीं से भी मतलब वो जानबूझ के इस तरह से कभी स्वाइन फ्लू आ गया, कभी ये आ गया, कभी ये हो गया। रियल जो समस्या है जहाँ पे मूल है जड़ है बीमारी की, जो दिनचर्या ऋतुचर्या उस पर किसी का ध्यान ही ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं गेम चल रहा है। अब देखो अब फिर दोबारा वही कहानी है, पूरा कैलकुलेशन बैठा दिया है कि 68 दिन 86 दिन बुखार ये महामारी चलेगी। साथियों मैं दोबारा पता नहीं घूम फिर के इस बात पे आ ही जाता हूँ, ये चलेगी लेकिन इसमें क्या हो। अब देखो आपने पिछले बुखार में देखा प्लेटलेट्स डाउन हुई हैं, अब की बार प्लेटलेट्स डाउन हुई तो डेंगू का नाम नहीं आया, कहीं से भी मच्छर का जिक्र ही नहीं हुआ। भाई सभी ये कहते थे कि जहाँ प्लेटलेट डाउन होगी मतलब डेंगू हो गया, लेकिन डेंगू का कोई नाम नहीं आया। अब की बार प्लेटलेट डाउन हुई तो नाम आया उसी बीमारी का। और अब जब 1.5 महीने बाद प्लेटलेट डाउन होंगी तो बुखार तो नाम मच्छर का नहीं आएगा, अब की बार नाम उसी महामारी का ही आएगा, ये आप लिख लेना। तो साथियों ये तो तय है कि अब ये बीमारी जाने वाली नहीं है, ये तो बार बार आती रहेगी जाती रहेगी आती रहेगी जाती रहेगी। और स्कूल जो बच्चों के हैं अभी बता रहे हैं 15 दिन बाद खोलना शुरू करेंगे, जब तक खोलना शुरू करेंगे 2 घंटे पहले खोल लेंगे, 4 घंटे खोल लेंगे, उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन का नंबर आ जाएगा। ये तो श्योर, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इसके एक पीछे जो वजह बड़ी लगती है वही जो कुछ लोग कह रहे हैं तथाकथित जो मतलब जो लोग कह रहे हैं एजेंडा 2030 या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये सारा मुझे लगता है कहीं न कहीं इससे सारा इत्तेफाक जो किसान आंदोलन है या किसानों को जो बिल लाए गए हैं या जैसे जो ढाबे वालों के प्रति बिल लेके आए गए हैं, ये महामारी है, ये सारा कहीं न कहीं एक दौर में आना, तो मुझे लगता है सारा जो है ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ये कुछ नहीं सारा वही है। सारी जो ताकतें विश्व के जो इंटरनेशनल लेवल की जो ताकतें हैं ये सारा खेल उसी का है, ये भारत में नहीं है लगभग पूरे देश में है। तो साथियों इसमें अब बच्चों का क्या करें, बच्चों का क्या होगा। देखो मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो नौकरी का जो विषय था, जिसको लगता है मेरा बच्चा पढ़ के नौकरी लग जाए, बस नौकरी लग जाए, इससे आगे कुछ नहीं है। तो साथियों अब आप लोगों को उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं नौकरी उसमें से पहले भी 2-3% ही सरकारी नौकरी लगते थे, उससे ज्यादा नहीं लगते थे। और अब तो स्थिति ये है कि सरकार नौकरी लगाने के मूड में ही नहीं है, अब तो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, सरकार का जो एजेंडा चल रहा है वो प्राइवेटाइजेशन का है और सरकारी नौकरियां भी आगे बच्चे लगे हैं कुछ पोस्टों को छोड़ के। तो ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि अब इस चीज पे विचार करने का फायदा है, क्योंकि वो दौर था सरकारी नौकरी का वो चला गया है। अब साथियों मुझे जो लगता है, मैंने तो अपने बच्चे पे जो करके देखा है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मेरा वो लड़का सामने, आप थोड़ा सा देखोगे, इसमें जूम करके देखोगे थोड़ा सा, तो लेटा हुआ जवार पे। साथियों पिछले लगभग 1 साल से मैं इसको पूरी ट्रेनिंग खेती की ही दे रहा हूँ। भाई खुदा ना खास्ता परमात्मा ना करे और ये जो पूरा जो जाल चल रहा है ये हमसे टूट ना पाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि मतलब बच्चे कम से कम, ये जो मेरा लड़का है ये क्लास में लगभग टॉप रहा है, 10वीं अभी 11वीं में है, 10वीं तक टॉप रहा है, कभी मतलब किसी भी मामले में पिछड़ा नहीं है शिक्षा के मामले में। लेकिन अगर मैं अब ये बात लेके बैठ जाऊं जी मेरा बच्चा तो अफसर ही बनना चाहिए था, मेरा बच्चा तो बड़ा नौकरी लगना चाहिए था, नहीं तो मतलब मैं इसको भी कह दूं यार तेरा तो जीवन बर्बाद हो गया और मैं सोचूं मेरा भी जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं है। परमात्मा ने जन्म दिया है, इस परमात्मा ने जन्म दिया, आप जन्म लेके आए हो, तो आपको जरूरी नहीं कि नौकरी लेके ही आप मतलब अपने बच्चों को नौकरी दे के ही खुश हो पाओगे, जरूरी नहीं सारे नौकरी वाले खुश हैं। नौकरी वाले दुनिया दुखी फिर है और सबसे ज्यादा दुखी तो मैं कह रहा हूँ नौकरी वाले ही हैं। यहाँ पे जब भी कोई चिकित्सा के लिए आता है या जब कोई बात होती है, सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है, मैंने जीवन में एक बार देखा, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ही लंबी बीमारी, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ही बीमारी संख्या ज्यादा। तो आप नौकरी के बाद आप सारा जीवन सफल हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं
5-5 7 साल दिल्ली रहे हैं पीजीओ में, ठीक है, बहुत बड़ी नौकरी ले गए। लेकिन आज अगर उनसे मैं पूछूं ना कि जी अगर आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई ये कहे जी आज आपकी नौकरी मैं छीन लूं और आपका जो शरीर है वो वापस दे दूं जैसे पहले जैसा, तो कहता जी अगर मुझे कोई मेरा पहले वाला शरीर दे देना तो मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ। तो साथियों, आज आपके बच्चे, अगर मैं किसान की बात करूँ, किसान के जो बच्चे हैं, अगर आप बना सको इस स्थिति में, अगर उसको बच्चे को मोटिवेट करो कि भाई अगर मान लीजिए कल को कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं बैठती, आप पढ़ाई की, आप पढ़ नहीं पाते, नौकरी नहीं लग पाते और आप किसानी कर लोगे तो बुरा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे आज जो माँ बाप आप भी बच्चों पे आज प्रेशर दे रहे हैं जी पढ़ो, फोन पे पढ़ो, नौकरी, मान लीजिए कल को नौकरी नहीं लगे और पढ़ नहीं पाए तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप सोच के देखिए। या तो वो डिप्रेशन में मर जाएंगे, या वो मतलब कभी जीवन में 5-7-10 सालों खराब कर लिए, जीवन में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अब आप ये देख रहे हो सामने जो जवार है, मेरा लड़का ये वो पड़ा है जवार पे, सुबह 2 घंटे से जवार काट रहा है, ठीक है। अब ये अगर इस उम्र में ये मेहनत करना सीख गया, इस उम्र में मेहनत करना सीख जाएगा, ये कभी जीवन में मार नहीं खाएगा। कम से कम कुछ भी ना हुआ कि का खेत है, अपने खुद को अपना पेट पाल लेगा, अपने बच्चों का पेट पाल लेगा, कम से कम डिप्रेशन में तो नहीं मरेगा। एक मतलब एक जो जीवन अपना, क्या लगता है आपको, खेती करके जीवन नहीं संवार सकते क्या? अगर ये जैविक खेती करके अपना खुद का पेट पाल ले, बीमारी से बचा रहे, तो क्या करना है, परमात्मा को याद करता रहे, तो जीवन ही तो निकल के जाना है। नौकरी वाला भी ये तो है नहीं कि नौकरी के बाद कोई बहुत बड़े 4-5 पेट लग जाएंगे उसके, या कोई मतलब बहुत कुछ खा पाएगा। यहाँ से रहेगा, गाय के पास रहेगा, खेती करेगा, तो होता ये इसमें भी खुश हो। मेरा भांजा है, वो मेरे पास आता रहता है, वो कहता मम्मा मेरे को खेती का इतना शौक है, मेरे को बैलों का इतना शौक है, पूछो मत। ये किसने कहा कि बच्चे नौकरी करके खुश हैं? बच्चे तो बेचारे घर में रह के खुश हैं। जो दिल्ली वगैरह रहते हैं नौकरी के लिए, वो जब गांव में आते हैं 2 महीने में, साल में, 6 महीने में, बेचारे उनको लगता है कि क्यों ना मैं यहाँ रह पाऊँ। अब की बार मैंने देखा जो गाँव से जो गए थे, जो बच्चे गए थे, दोबारा शहर से दिल्ली छोड़ के गाँव में आए हैं। तो इन सब ये जो सारी चीजें हैं, आप बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करिए कि कल को अगर आपको लगता है नौकरी ना भी मिल पाई, बच्चे ना भी पढ़ पाए, तो अपनी खेती सिखाना शुरू कर दीजिए। बुरा काम नहीं है ये, तो काम बुरा बनाया गया है, काम बुरा नहीं था। आप अगर आज से 100 साल पहले की बात करो तो जो खेती थी वो उत्तम होती थी, वो मैं नहीं कह रहा, ये कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपको बता देगा। तो अगर खेती हमें दोबारा करनी आ जाए तो हमारी जो ये वैश्विक शक्तियां हैं, जो इनसे अगर पीछा छुड़ा सकते हैं तो ये किसान और खेती ही छुड़ा सकती है। तो साथियों, जो खेती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है, जो भारत की, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो एक खेती के दम पे हुआ करता था। खेती कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता अगर थोड़ा सा बुद्धि से हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर पाए। हाँ, इसमें वो विषय रहेंगे आंदोलन वाला, वो बाद के विषय हैं, लेकिन मैं जो बच्चों का आज विषय लेके आ रहा हूँ साथियों, हमारे घर पे 2 बच्चे, भाई बड़े के हैं, 2 मेरे हैं, छोटी गुड़िया है। हम अभी से इनको गाय का काम, खेती का काम सिखा रहे हैं। हमें नहीं लगता उसमें कोई बुराई है साथियों, क्योंकि कल को स्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं कि मतलब आप बहुत बच्चे जो हैं वो शायद स्कूल में ना जा पाएं, बिना वैक्सीनेशन के पढ़ ही ना पाएं, जॉब ना ले पाएं। और मैं ये जो वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, इसके बाद क्या होगा, मैं इतना बड़ा कोई ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन साथियों इतना जरूर बता दूं आपको, जो मैंने पढ़ा आज तक जीवन में, वायरस नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है। वायरस जो वायरस की बात कर रहे हैं, इसके कोई दुनिया में इस वायरस की नाम की चीज नहीं है। ये जो बुखार है ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ये जो अभी जो पूरा प्रकोप चल रहा है, ये सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें आपके बच्चे जिसमें सिर्फ डिप्रेशन से, इतनी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं ताकि सिर्फ व्यापार खड़ा किया जा सके दवाइयों का। आपके बच्चे गलती से नौकरी लग भी गए तो जीवन भर ही दवाइयां खाएंगे, डिप्रेशन में जीवन भर बीमारियों की दवाई खाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 2 पैसे कमाने हैं वो डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में ही जाने हैं। तो साथियों, जो कम से कम अपने खेत में अपना काम कर सकते हो, या खेत के बाहर भी कोई आप अपना काम कर रहे हो, अपने बच्चों को उस काम में लगाइए, अपना उसका इंटरेस्ट बढ़ाइए, उनको ये समझाइए कि नौकरी अगर कल को ना लग पाए, कल को आगे पढ़ाई ना भी कर पाए, अगर इसी तरह व्यवस्था चलती रही तो कम से कम वो डिप्रेशन से बाहर निकले। और आपका जो भी काम धंधा है, खेती का है, मजदूरी का है, किसी दुकान का है, तो उसमें मन लगवाइए उसका, ताकि वो बच्चे अपना जीवन जिए। कम से कम ये जो सारा जो माहौल है इससे बाहर निकलें, ये जो अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं बच्चे, इनसे बाहर निकलें। तो साथियों, ये मेरे विचार निजी हैं, मैं कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आप पे विचार थोप रहा हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं। इस पे ज़रूर सोचना, इस पे ज़रूर अपने बच्चों से बात करना, ताकि ये ना हो कि बस आप दे फोन बच्चे को, दे फोन ये काम कर लो, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोग आगे नौकरी देना ही नहीं चाहते, इनके पास नौकरी बची ही नहीं है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें वही बच्चे, वही माँ बाप अपने बच्चों को बचा पाएंगे जो पुरानी व्यवस्था में लौटेंगे। नई व्यवस्था में जाके अपने बच्चों को, अपने आप को नहीं बचा पाओगे साथियों।
तो वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, जय गौ माँ। नमस्ते साथियों।